नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इंटरनेशनल निवेश की सीमा को तय किया है। मतलब जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो एक तय सीमा तक ही इंटरनेशनल स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। मतलब इसका असर आप पर एज अ निवेशक भी होगा कि आपके जो निवेश इंटरनेशनल निवेश है उसको फिलहाल कई आप फंड हाउसेस ने रोक दिया होगा। मतलब एसआईपीज या फिर जो एसटीपीज होंगी, आपको ये शायद निर्देश मिला होगा या एडवाइजरी या एक सर्कुलर आपके म्यूचुअल फंड हाउस से आया होगा कि आपका इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्कीम में निवेश फिलहाल या जो एसआईपी है फिलहाल रोक दी गई है। अब इसके मायने क्या है ये समझना बेहद जरूरी है और आप ऐसे निवेश का क्या कर सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। प्रतीक ओसवाल है हमारे साथ, हेड पैसिव फंड मोतीलाल ओसवाल एएमसी, और फिरोज अजीज डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट। प्रतीक और फिरोज दोनों का स्वागत करते हैं मनी गुरु में। और सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये इंटरनेशनल निवेश का जो नया नियम है, सेबी ने जो साल की शुरुआत में या पिछले साल इनफैक्ट जो एक सर्कुलर जारी किया था, उसके डिटेल्स क्या है। प्रतीक, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग को लेकर कई निवेशक जानना और बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं, सेबी ने कहा क्या है? जी नमस्ते जी। अगर आप देखते हो ये जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स का जो ये जो एसेट क्लास है, ये बहुत ही लास्ट 12 से 18 महीने में बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही मशहूर हो गया है। और इस हिसाब से बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी ये एसेट क्लास में निवेश कर रहे हैं। आप हमारे बात देखोगे कि हमारे दो दो बहुत ही बड़े फंड है, वो बहुत ही मशहूर है। तो अगर आप रेगुलेशन के बारे में बात करना चाहोगे कि 2007 में आरबीआई ने एक $7 बिलियन का लिमिट अप्रूव किया था, जिसके मुताबिक ओनली 7 बिलियन का निवेश हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां में या फिर फंड में। और वो जो 7 बिलियन का लिमिट है वो बहुत ही मतलब नजदीक आ गया है आज ब्रेक होने में। तो उसके हिसाब से बहुत सारे फंड हाउस ने रेगुलेटर के मुताबिक अपने जो फंड्स है उनको बंद कर दिए थे जनवरी में। और हमारे हिसाब से बहुत कम क्लैरिटी है कि ये लिमिट्स है कभी ऊपर जाएंगे या फिर कभी एनहांस हो गए, तो इसका क्लैरिटी अभी कम है। उसके हिसाब से हमने भी बहुत सारे हमारे जो फंड्स है वो उसमें एसआईपी एसटीपीज भी रोक दिया है। ओके प्रतीक, जैसा आपने बोला कि इंटरनेशनल निवेश के नए नियम के तहत म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, मतलब पूरा जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक जो सालाना $700 करोड़ की जो लिमिट है उसको तय किया गया, जो कि कह सकते हैं वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसलिए इस जो नया निवेश है बेसिकली इंटरनेशनल निवेश को फिलहाल रोकने के लिए ये सर्कुलर जारी किया गया सेबी की तरफ से। और ईच फंड हाउस के लिए ये जो लिमिट है $100 करोड़ की है। अभी कुछ समय पहले ही प्रतीक, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इंटरनेशनल फंड्स बाजार में लाए गए थे। काफ़ी जो निवेशक हैं उन्होंने सब्सक्राइब भी किया और उनके पास ये निवेश भी है, उन्होंने एसआईपीज की हुई है। अभी निवेशक आपसे जानना चाहते हैं कि जिनकी ऑलरेडी एसआईपी चल रही है, और जैसा कि मोतीलाल ओसवाल के भी काफ़ी इंटरनेशनल स्कीम्स में अभी फिलहाल एसआईपी एसटीपी रोक दी गई है, ऐसे इंटरनेशनल स्कीम्स में निवेशकों को अभी करना क्या चाहिए, उनके लिए अभी क्या एडवाइस है? हाँ जी, हाँ। तो अगर आप देखते हो, हमने जनवरी में जो 2 महीने पहले हमने बहुत सारे जो हमें लमसम इन्वेस्टमेंट्स थे उनको हमने रोक दिए थे, क्योंकि हम भी ये लिमिट से बहुत ही नज़दीक है। और इस हिसाब से हमने सिर्फ एसआईपी और एसटीपी कंटिन्यू किए थे तभी। लेकिन अभी क्या हो गया है, क्योंकि ये जो एनहांसमेंट का लिमिट जो है वो बहुत ही देर और हमारे हिसाब से बहुत पहले ये आना चाहिए था, लेकिन अभी तक आया नहीं ये एनहांसमेंट। उसके हिसाब से हमें अभी लिमिट बहुत ही कम है हमारे पास, हमारे एएमसी वाइड लिमिट में। तो इसके हिसाब से हम अप्रैल 1 से हमारे जो भी एसआईपी और एसटीपी वाले कस्टमर भी है उनके लिए भी हम ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि हमारे पास करीबन 4 लाख रजिस्टर्ड एसआईपीज है हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय फंड्स में है। तो इसके हिसाब से उनके लिए ये सिर्फ पॉज ऑप्शन रहता है। और जब भी ये फंड्स वापस खुलेंगे, यदि अगले महीने में या फिर उसके बाद,
तभी ये सब SIPs और STPs ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन्वेस्टर्स के लिए कुछ करना नहीं होगा, उनको सिर्फ वेट करना होगा, होपफुली 1 या 2 महीने में, और जब भी खुलेंगे तब ऑटोमेटिकली इनके इन्वेस्टमेंट्स वापस शुरू हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे इन्वेस्टर जो है उनको मतलब ये पूरा मतलब इंडस्ट्री का माहौल ऐसा ही है, और मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ उनको थोड़ा बहुत टाइम रोकना होगा, थोड़ा पेशेंस देना होगा। हमारा ये मानना है कि ये बहुत जल्द हो जाएगा सही, और उसके बाद उनके निवेश कंटिन्यू रहेंगे SIPs और STPs के द्वारा। ओके, और कहाँ पर इसका इम्पैक्ट प्रतीक नहीं है? किसी को अगर इंटरनेशनल निवेश करना ही है तो कहाँ पर इस नियम का ज्यादा असर हमें देखने को नहीं मिल रहा है? तो मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री वाइड इशू है। तो सभी जो फंड्स है, मोस्ट ऑफ द फंड्स जो है, आई थिंक 80 या 90% फंड्स का ये इम्पैक्ट रहेगा तब तक लिमिट्स एनहांस नहीं होते। थोड़े थोड़े आई थिंक थोड़े फंड्स है, आई थिंक 5 या 6 फंड जो अभी तक भी आई थिंक ओपन है सब्सक्रिप्शन के लिए। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उनको इन्वेस्ट करना है, वो आई थिंक 4 या 5 फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका भी लिमिट बहुत ही कम मेरे हिसाब से है। मेरे हिसाब से बहुत सारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही सेफ है और ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो उनको ज़्यादा मतलब वरी का कोई होना नहीं चाहिए ये इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। और अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो बहुत सारे निवेशकों को अगर फॉरेन बैंक अकाउंट खोलना हो या फिर LRS द्वारा उनको करना हो तो वो भी ऑप्शन ओपन है उनको निवेश करने के लिए इंडिया के बाहर। ओके, और आखिरी सवाल प्रतीक आपसे होगा, जो आपकी स्कीम्स में इन्वेस्टेड है, जो निवेशक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जिनमें इंटरनेशनल स्कीम्स भी शामिल हो सकती है, कोई और कम्युनिकेशन आपकी तरफ से निवेशकों के लिए जो आप चाहते हैं कि इस वक्त निवेशक जाने और समझें? हाँ जी। तो ये जो हमारे जो 3 फंड्स है, ये है NASDAQ 100 FOF, और ये S&P 500 इंडेक्स फंड, और MSCI के एक IFA फंड जो यूरोप और फार ईस्ट में इन्वेस्ट करता है। ये 3 फंड में SIP STPs बंद हो जाएगी April 1 के से। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो मुतला अस्वाल के जो ETFs है, हमारा एक बहुत सारा एक पॉपुलर ETF है जिसका नाम है NASDAQ ETF। तो वहाँ पे भी बहुत सारे निवेशकों को अगर आपको पैसा डालना है तो प्राइस देख के डालना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लिमिट है नहीं प्राइस मैनेजमेंट करने के लिए। तो आप देखोगे कि नेक्स्ट 2 या 3 हफ्तों में प्राइसेस शायद अंडरलाइंग जो स्टॉक्स है उससे ऊपर जा सकते हैं। तो इसके हिसाब से बहुत सारे निवेशकों को अगर ETF में इन्वेस्ट करना हो तो वो प्राइस चेक करके निवेश करें और थोड़ा कॉशियसली इन्वेस्ट करें ये फंड में। बहुत धन्यवाद आपका प्रतीक, आप हमारे साथ मनी गुरु में शामिल हुए। तो काफी सारी ऐसे इंटरनेशनल स्कीम्स हैं जिसमें अलग अलग AMCs ने फिलहाल SIP को रोक दिया है। प्रतीक ने इस पर काफी हद तक निवेशकों के सवालों के जवाब भी दिए हैं। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका प्रतीक। फिरोज, अब आपके पास आ रहे हैं, ये जो एक सेबी की तरफ से सर्कुलर आया तो कई निवेशकों के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन आया कि क्या अब वो इंटरनेशनल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ये जो नया नियम है इसके निवेशकों के लिए मायने क्या है? स्वाति जी, ये जो नया नियम है उसको समझना और थोड़ा बारीकी से जरूरत है। एक तो है $7 बिलियन की लिमिट है इंटरनेशनल फंड्स की, और $1 बिलियन की लिमिट है ETFs, जो डोमेस्टिक फंड्स हैं जो ग्लोबल ETFs में इन्वेस्ट करती हैं, वो $1 बिलियन की लिमिट है। ये दोनों मिला के $8 बिलियन की लिमिट है। तो पहली वाली जो मैंने $7 बिलियन की लिमिट बात बताई और प्रतीक जी ने भी जो बताई, वो लिमिट ब्रीच हो चुकी है। जो ये $1 बिलियन की जो लिमिट है जिसके आधार पे ETFs में इन्वेस्ट होते हैं, वो अभी ब्रीच नहीं हुई है। तो ये जो $1 बिलियन की लिमिट जो एक्सेसिवली अवेलेबल है थोड़ी सी और, तो ETFs के जो फंड्स जो ETFs में इन्वेस्ट करते हैं वो अभी भी खुले हुए हैं। 7 ETF तो जाहिर सी बात है खुले ही हैं। उसमें अमीराई के 3 हैं, अगर देखें तो बिरला का एक है, DSP का ग्लोबल इनोवेशन फंड है, नवी AMC का जो US टोटल स्टॉक फंड है, छोटा फंड है, 56 करोड़ का ETF का फंड है, ETF बेस्ड। ये 7 फंड जरूर खुले हुए हैं।
अब रहा सवाल पूरे इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादातर यूएस इन्वेस्टिंग मानी जा रही थी। 33,000 करोड़ में से सिर्फ ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार करोड़ बाकी जगह था, बट 24,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड था। तो इंटरनेशनल इक्विटी फॉरेन इंडियन इन्वेस्टर मोस्टली मेंट यूएस स्टॉक्स। स्वाति। ऑल राइट, अब ऐसे निवेशक फिरोज जो अभी भी, आपने कहा कि अभी भी काफी सारे फंड्स हैं जो निवेशकों के निवेश के लिए अभी मौजूद हैं बाजार में, क्योंकि ग्लोबल निवेश के कई तरीके हैं। डायरेक्ट इन्वेस्ट भी आप कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड का रास्ता भी आप अपना सकते हैं। तो अभी जो निवेशक हमें देख रहे हैं उनके पास क्या विकल्प बचते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के? देखिए, दो विकल्प बचते हैं स्वाति जी। पहले तो ये मोमेंट्री पॉज होगा। ऑफ कोर्स लिमिट्स, जैसे इंडस्ट्री की साइज बढ़ती है, रेगुलेटर भी वॉच करते हैं, लिमिट्स को थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी, ये उम्मीद थी, प्रतीक जी ने भी यही कहा। बट उसमें 2 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, पॉइंट 1। अब रहा सवाल कौन सी चीजें बाकी हैं। ईटीएफ है और एलआरएस है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के द्वारा एक इंडियन नागरिक हर फाइनेंशियल ईयर के $2.5 लाख, जो कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपया हर फाइनेंशियल ईयर में इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसकी एब्रीवेशन है एलआरएस। उसके काफी सारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स इंडिया में अवेलेबल हैं। आपको ग्लोबली अकाउंट खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पहले क्या होता था कि जब टेक्नोलॉजी ने इतना जोर नहीं पकड़ा था, 10 साल पहले अगर किसी को एलआरएस के माध्यम से इन्वेस्ट करना था तो दुबई में, सिंगापुर में लोग अकाउंट खोल के फिर ग्लोबल इन्वेस्टिंग करते थे। अब टेक्नोलॉजी, आप घर बैठ के इधर से भी म्यूचुअल फंड के बगैर भी ईटीएफ्स ग्लोबल वाले खरीद सकते हैं, बट एलआरएस के द्वारा। ग्लोबल के यूएस बेस्ड फंड्स भी खरीद सकते हैं एलआरएस के द्वारा। म्यूचुअल फंड, इंडियन म्यूचुअल फंड के द्वारा अभी पॉज लगी हुई है। दैट्स द की। बट रहा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करनी क्यों है। ये आप जरूर परख ले, वरना क्या होता है कि ज्यादातर इन्वेस्टर पुरानी परफॉर्मेंस को देख के बड़े खुश होकर इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए 1.5-2 साल से यूएस स्टॉक्स या इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का एक बहुत बड़ा वेव सा आया है, क्योंकि उसके पहले के 3 साल बहुत अच्छा प्रदर्शन मिला था। क्या ये प्रदर्शन कंटिन्यू होने वाला है? मेरे हिसाब से इतना अच्छा प्रदर्शन कंटिन्यू होने वाला नहीं है। इंडियन म्यूचुअल फंड्स 5 साल की अवधि में इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स को बीट कर सकते हैं, रुपी टर्म्स में और डॉलर टर्म्स में, दोनों में। अब जब हम इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के फायदों की बात करते हैं फिरोज, तो लोग ये समझना चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल एक्सपोजर या इंटरनेशनल फ्लेवर किसी के पोर्टफोलियो में क्या वैल्यू ऐड करता है? 2 चीजों की वैल्यू ऐड करता है। एक तो होता है कि आपको डॉलर मिलते हैं जो आपको दिखते नहीं है, बट आपने इन इफेक्ट डॉलर में इन्वेस्टिंग की है। तो ये जो करेंसी डेप्रिसिएशन, जो रुपी की वैल्यू घटती जाती है, जैसे आपने देखा होगा 20 साल पहले रुपी की वैल्यू आप 47 रुपीज देते थे तो आपको $1 मिल जाता था। आज आपको 76 रुपीज देने हैं तब जाके $1 मिलता है। इसको कहते हैं रुपी की वैल्यू घटना या रुपी डेप्रिसिएशन। इंटरनेशनल इक्विटी से, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग से आपको ये रुपी डेप्रिसिएशन पे आपको एक बैलेंस मिलता है, हेज मिलता है। दैट्स वन। दूसरा, हर कंट्री की एक अलग बनत होती है, तो उसमें थोड़ा डिवर्सिफिकेशन और रिस्क घटने की संभावना होती है। ये 2 एडवांटेजेस हैं मेरे हिसाब से इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के, जो वर्थ कंसिडरिंग है। ओके, और टैक्सेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है फिरोज। ग्लोबल इन्वेस्टिंग में स्पेशल कोई टैक्सेशन एक प्रोसेस है जिसके बारे में निवेशकों को मालूम होना चाहिए? बिल्कुल स्वाति जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज हाईलाइट कर दिया इस प्रश्न से। टैक्सेशन के मामले में इंटरनेशनल फंड्स को इक्विटी का दर्जा नहीं दिया गया है, डेट का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब टैक्स, भले ही पूरा फंड इक्विटी का हो, बट टैक्सेशन के लिए उसको डेट माना जाएगा। डेट मानने की वजह से टैक्सेशन 10% ना होके 20% होती है। 3 साल की होल्डिंग पीरियड की जरूरत पड़ती है। तो 20% विथ इंडेक्सेशन 3 ईयर लॉन्ग टर्म, ये एक डिसएडवांटेज है। यही अगर इंडियन इक्विटी फंड में 10% की टैक्स है,
1 साल का वेटिंग पीरियड है और जो सरचार्ज होता है वो कम होता है। ये टैक्सेशन के हिसाब से इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग बहुत डेट्रीमेंटल मानी जाएगी। अब आप चाहें तो यूएस की टॉप कंपनियों में जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में भी निवेश कर सकते हैं। फिरोज अजीज हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिरोज, टॉप यूएस कंपनियों में निवेश का मौका एनएससी आईएफएससी के द्वारा, जरा इसकी बारीकियों के बारे में बताइए। स्वाति जी, ये जो इन्वेस्टमेंट है वो गिफ्ट सिटी के द्वारा होता है। गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई गई है, उसमें एनएससी का आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने पैसे को 8 स्टॉक्स, इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है गिफ्ट सिटी के अंदर। दैट्स पॉइंट 1। ये एक टेस्टिंग पीरियड में है, सैंडबॉक्स पीरियड जो कहते हैं, 9 महीने की टेस्टिंग पीरियड है। इसमें मैक्सिमम 10,000 क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर सकती है एनएससी, ताकि ये टेस्टिंग फेज ठीक से जा सके। दैट्स पॉइंट 2। इसको कहते हैं डिपॉजिटरी रिसीट्स, या डिपॉजिटरी रिसीट्स के माध्यम से ये आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। इसकी जो ट्रेडिंग आवर्स हैं वो शाम के 7:30-8 बजे से चालू होकर 2:30 बजे तक रात के चलते हैं, क्योंकि यूएस मार्केट्स उस समय पे ओपन रहती हैं। तो ये बेसिक्स है और 8 ही स्टॉक से शुरुआत की है, क्योंकि ये टेस्टिंग पीरियड है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो काफ़ी एलॉबरेट हो सकती है। इसको आज सीख लेना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब 50 स्टॉक, 100 स्टॉक या एसएनपी के पूरे 500 स्टॉक इसमें शामिल किए जाएंगे, ये प्लेटफॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एफिशिएंट प्लेटफॉर्म माना जाएगा। ओके, और जिससे पहले हम व्यूअर्स के सवाल शामिल करें अपने शो में, क्योंकि हम इंटरनेशनल निवेश की हम बात कर रहे हैं, कैसे लक्ष्यों के लिए फिरोज, एक तो लगभग कितना टाइम होराइजन एक इंटरनेशनल निवेश को देना चाहिए, और निवेश से पहले किन फैक्टर्स को किसी निवेशक को देखना चाहिए? आई एम श्योर हर एक निवेशक के लिए शायद इंटरनेशनल निवेश शुरुआत में ही एडवाइजेबल ना हो। स्वाति जी, मेरे तजुर्बे में 2 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसके लिए इंटरनेशनल इक्विटीज की इन्वेस्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी ऑब्जेक्टिव्स इंडिया के म्यूचुअल फंड से पूरे किए जा सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव तो होता है जैसे बच्चों को बाहर पढ़ाने की जो एक ट्रेंड चली हुई है इंटरनेशनल स्कूल्स पे। यहाँ बहुत सारे बच्चे आज इंडिया में भी इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ते हैं, इस उम्मीद में कि जब बड़े हो जाएंगे तो कॉलेज की जो पढ़ाई होगी यूएस में होगी, यूके में होगी या कहीं और स्वीडन में होगी, तो उस पढ़ाई के लिए अगर जो पैसा इकट्ठा करना है उसमें आपको डॉलर की जरूरत पड़ने वाली है 5 साल बाद, 10 साल बाद। उसके लिए आपको इंटरनेशनल फंड्स का ही एक्यूमुलेशन ज्यादातर करना चाहिए, क्योंकि अगर रुपए का दाम 150 रुपए हो गया, 150 रुपए में अगर $1 मिलने लग गया 15 साल बाद, तो आपको बड़ी दिक्कतें होंगी उस पैसे का प्रबंध करने के लिए। वो एक ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा एक ऑब्जेक्टिव जो मैंने अपने तजुर्बे में इंटरेक्शन से रियलाइज किया है कि एक ग्लोबल हॉलिडे करने का एक बहुत सारा एक्सपीरियंशियल ऑब्जेक्टिव आ गया है। लोग अब चीजों के बजाय एक्सपीरियंस की तरफ बहुत खींचे चले जा रहे हैं। तो ग्लोबल ट्रैवल या इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए ये इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उसमें भी डॉलर्स एक्यूमुलेट करते हैं। सो ये 2 प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिसके लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, और हमारे साथ सबसे पहले व्यूअर शामिल हो चुके हैं, कॉलर से बात कर लेते हैं। अरुणेश हमारे साथ है, अरुणेश भद्रा। अरुणेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आप अपने निवेश से जुड़ा हुआ सवाल हमसे पूछिए। जी, मेरा जो पोर्टफोलियो है, जैसे मैं क्या बताते जाऊं एक एक करके, या आपके पास जो भेजा था, जैसे एचडीएफसी बैलेंस हमारे पास जरूर डिटेल्स हैं। हाँ, अपने फंड्स बता दीजिए और अपना जो लक्ष्य है वो बताइए। फाइन। एचडीएफसी बैलेंस 30,000 रुपीज का चल रहा है। एचडीएफसी फ्लेक्सी 10,000, यूटीआई फ्लेक्सी 1,000 रुपीज पर मंथ एसआईपी, यूटीआई निफ्टी 50 60,000 रुपीज, UTI next Nifty 50 20,000, SBI Blue Chip 10,000, Mira Asset Emerging 12,500, L&T Emerging Fund ये है 10,000, Nippon Small Cap 10,000, Nippon Index Mid Cap 15,000, PGI Mid Cap 20,000। ये टोटल मेरा चल रहा है अराउंड 2,30,000 का चल रहा है। प्लस मेरा ये है अराउंड 10 करोड़ रुपीज 10-12 साल के अंदर थी।
कर सकता हूँ और क्या पोर्टफोलियो ठीक है, ओके ठीक है या योग मुझे करना है इसमें। ओके अरुणेश, आपका सवाल काफी हद तक हम समझ पाए। फंड्स आपके सामने भी हैं फिरोज। कुछ बदलाव इन्होंने, जो ओरिजिनल इनका सवाल था उसके बाद कुछ इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बदलाव किया है। जो इन्होंने फंड्स बताए वो टेलीविजन सेट्स पर आप फिरोज देख पा रहे होंगे। इन्हें 12 साल में 10 करोड़ की रकम चाहिए। मेन लक्ष्य इनका रिटायरमेंट प्लानिंग है। लगभग 2 से 2.5 लाख तक का इनका निवेश है। टू बी प्रिसाइज 2,30,000 का निवेश इनका है 11 फंड में, और 35,000 रुपए की और SIP ये करना चाह रहे हैं। स्मॉल कैप में भी थोड़ा एक्सपोजर ये लेना चाहते हैं, और 25 लाख जो इनके जमा हुए हैं, कुछ फंड्स इन्होंने रोके हैं फिरोज। वो ये कह रहे हैं कि डेट फंड में वो डालना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने ICICI प्रू शॉर्ट टर्म फंड के बारे में जानना चाहे कि ये 25 लाख ये शायद ICICI प्रू शॉर्ट टर्म डेट फंड में डालना चाहेंगे। आपका क्या ख्याल है? तो अरुणेश का सवाल काफी एलॉबरेट है। पॉइंट 1, ये जो 12 साल में 10 करोड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, वो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अगर आप महीने के 2,17,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2,17,000, अगर आप 12 साल में आपकी असल ही देखते हैं तो 3.5 करोड़ तो आपकी असल ही हो गई। अब वो 3.5 करोड़ जो आप अपने कैपिटल से डाल रहे हैं, क्या वो 10 करोड़ पे पहुंच सकता है 12 साल में? द आंसर इज यस। पॉइंट 1, उसमें थोड़े इंपॉर्टेंट बदलाव करने की जरूरत है। एक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल के हिसाब से आपकी सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो UTI के इंडेक्स फंड में है, निफ्टी के। जहां तक कि मेरा सवाल है और आनंद राठी की रिसर्च कहती है कि इंडेक्स फंड में आपको कभी भी एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलती। अगर हम आज लार्ज कैप फंड्स देखें, जो 13-14 बड़े लार्ज कैप फंड्स हैं जो 3 साल से ज्यादा समय बिता चुके हैं, उसमें लास्ट 4 साल में 2.5% की एक्स्ट्रा रिटर्न आई है साल दर साल। ये 2.5% छोड़ देना इस प्रभाव में आके कि मैं थोड़े पैसे बचा लूंगा, इंडेक्स फंड की कॉस्ट कम होती है, उससे आपका काफी नुकसान हो सकता है। तो ये इंडेक्स फंड की जो सबसे लार्जेस्ट अमाउंट है आपकी, उसको आप रीवैल्यूएट करें। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर इसी टाइम पे या इससे भी पहले हमने फ्रैंकलिन ब्लू चिप रेकमेंड किया था फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के आधार से, जी पे भी। उसमें ऑलमोस्ट 8% निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दिया है, जो इंडेक्स फंड में 0 होता है। इंडेक्स फंड में अल्फा नहीं आता है। दैट्स वन फंडामेंटल चेंज। सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज इज 3-4 स्कीम्स में आपको बदलाव करना है। HDFC बैलेंस फंड को आप SBI फोकस्ड इक्विटी में तब्दील कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप हटा के आप कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। L&T मिड कैप, तीसरा बदलाव होगा। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज में बदलाव करें। कैनरा रेबेको टैक्स सेवर एक बेहतरीन टैक्स सेवर होगा एज अगेंस्ट आदित्य बिरला टैक्स सेवर। ये 4 स्कीम लेवल पे एफिशिएंसी बिल्ड करें। पॉइंट 2। पॉइंट 3, ऑफ कोर्स आपके जो एक्यूमुलेटेड मनीज हैं जो आप शॉर्ट टर्म फंड में रखना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आपकी अवधि देख के आपको 80-90% ऑफ द 25 लाख विच यू करंटली हैव अरुणेश शुड बी इन इक्विटी, ताकि आप 13-14% की रिटर्न बना सके, ना कि 4-5-6% जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स में बनता है। ओके जल्दी से अगला सवाल लेते हैं। रोहित कपूर हमारे साथ है। रोहित, बहुत स्वागत है आपका शो में। आपके कुछ 15 से 16 शायद फंड्स है जिसमें अभी आप निवेश कर रहे हैं। फंड्स है हमारे पास, आपका लक्ष्य क्या है ये बताइए। थैंक यू स्वाति मेरा सवाल लेने के लिए। ये मैंने जो शेयर किया था आपको, अराउंड 15-16 मेरे फंड चल रहे हैं आज के दिन में, और काफी टाइम से चल रहे हैं। ओवर द पीरियड मैंने इसको चेंज भी किया था। तो टोटल ये है 1,27,000 का मंथली SIP। तो मेरे को ये तो पता है कि आज के दिन में स्मॉल कैप में रिस्क है, बट ये मेरा जो टारगेट था वो सिर्फ टारगेट एम्फेसिस था आपका रिटायरमेंट पर्सपेक्टिव को लेकर। बाकी सारी चीजें, चाहे चाइल्ड का एजुकेशन हो या सेल्फ डेवलपमेंट हो ओवर द पीरियड, वो सारी चीज तो सैलरी या ओवर द पीरियड कवर हो जाएगी। तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग था कि ये जो मैं फंड लेके चल रहा हूँ, ये फंड सही है क्या? मतलब आगे चल के मैं इसको एग्रेसिव और कर सकता हूँ या इसको कंसोलिडेट करना है, तो वो कैसे करें अब? रिटायरमेंट प्लानिंग है आपका लक्ष्य रोहित, अगले हम एज्यूम करें 10 साल में? करेक्ट, अराउंड 20 इयर्स नाउ माय एज इज 40। बताइए फिरोज। ऑलराइट, 20 इयर्स, यस एब्सोल्युटली 20 इयर्स। बताइए फिरोज। या आई थिंक 20 इयर्स का पीरियड है। पॉइंट 1, आपका जो लक्ष्य है, जो आप कह रहे हैं कि आप रिटायरमेंट करना चाहते हैं इस पैसे से, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें काफ़ी हद तक पूरी हो सकती हैं आपकी सैलरी से, जो ये पहला पॉइंट है। इसीलिए उसमें क्या शामिल करना चाहिए स्मॉल कैप को? द आंसर इज येस।
स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या मात्रा में। हमने ये पोर्टफोलियो भी देखे जिसमें 50% स्मॉल कैप में हो और दूसरे पोर्टफोलियोज जहां जीरो भी हो। आज की करंट स्थिति में हमने जो अपना मॉडल पोर्टफोलियो आनंद राठी में बनाया है, जो 11 स्कीम का मॉडल पोर्टफोलियो, उसमें 17% स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, क्योंकि कोई भी कैटेगरी का आप फंड खरीदते हैं उसमें स्मॉल कैप थोड़ा सा तो आ ही जाता है। तो 17% स्मॉल कैप एक सीमित स्मॉल कैप रखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए, 20% से ज्यादा, भले ही लंबी अवधि हो। पॉइंट 2, आदित्य बिरला स्मॉल कैप हमारा फेवरेट स्मॉल कैप स्कीम है, 3000 करोड़ की स्कीम है, उसमें एजिलिटी है कि वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसका काफी ब्राइट है, तो दैट विल बी द स्कीम इन द स्मॉल कैप कैटेगरी। रोहित, तीसरी बात यह है कि आपकी जो स्कीम्स हैं, ऑलमोस्ट 14-15 स्कीम्स, इसको जरूर कंसोलिडेट करना चाहिए। आपको कैटेगरीज पे तवज्जो देनी है। 5-7 कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कॉन्ट्रा फंड अगर नहीं है तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड लें। स्मॉल कैप फंड की तो मैंने बात करी दी। अगर वैल्यू फंड नहीं है तो आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी फंड लें। आज की करंट मार्केट की स्थिति में थोड़ी कॉन्जर्वेटिव स्कीम्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना एक ब्राइटर स्ट्रेटजी होगी। दीज विल बी द फ्यू मॉडिफिकेशन सजेस्टेड टू यू। ओके रोहित जी, होप आपको अपने पोर्टफोलियो को लेकर जवाब मिला होगा। बहुत धन्यवाद। फिरोज, आपका भी करेंगे मनी गुरु में आज शामिल होने के लिए। तो इंटरनेशनल फंड्स, इंटरनेशनल निवेश को लेकर हमने आज बात की, कुछ दर्शकों के सवाल भी अपने शो में शामिल किए। आज के इस शो में बस इतना ही।